अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी आपकी अटेंशन चाहिए मुझे। आज जो लाइब्रेरी स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सीबॉन। अभी तक जो हमने कवर किया है उसमें आपको अंदाज़ा है कि पाइथन हम बेसिक सीख चुके हैं, इसके अलावा नमपाई सीख चुके हैं, पांडास कवर कर लिए हमने, और डाटा विजुअलाइजेशन की पहली लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब वो भी हम कल जो है वो कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप सब ने उसकी कोडिंग की प्रैक्टिस कर ली होगी। आज जो लाइब्रेरी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सीबॉन। सीबॉन बेसिकली एक डाटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है, जैसा कि हमने मैटप्लॉटलिब पढ़ी है। ये करती क्या है, थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें हमारे पास स्टैटिकल एनालिसिस के लिए ग्राफ्स की वैरायटी ज़्यादा है। उसमें ये था कि बेसिक ग्राफ हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होते थे। यहाँ पे आपके ऊपर सबसे पहले मैंने लाइन यही लिखी है कि सीबॉन इज़ अ लाइब्रेरी फॉर मेकिंग स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स इन पाइथन, यानी इसमें स्टैट एनालिसिस ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है आपका, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपल वही आपका रूल है, पिप इंस्टॉल सीबॉन। अगर तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप जो एनाकोंडा का कमांड प्रॉम्प्ट है वहाँ जाके पिप इंस्टॉल सीबॉन के ज़रिए कर सकते हो। अच्छा, क्या दोनों में डिफरेंस है? कल हमने एक लाइब्रेरी पढ़ी है मैटप्लॉटलिब, आज पढ़ रहे हैं सीबॉन। क्यों हमने इसकी तरफ मूव किया है या इसकी तरफ हम क्यों उसको प्रेफर कर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये ईजी है कंपैरेटिवली मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब में ना हमें हर फंक्शन सेपरेट बताना पड़ता है कि ये इसका एक्स लेबल है, ये इसका वाई लेबल है, ये इसका टाइटल है, अब इसको शो करवा दो। तो उसमें आपके पास नंबर ऑफ लाइंस कोड की फॉर्म में थोड़ी ज़्यादा आती हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इसको ना आसान अल्फाज में उन्होंने कहा है वन लाइनर, एक लाइन में कोड होगा, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि इस हवाले से ये लाइब्रेरी कंपैरेटिवली मैटप्लॉटलिब से थोड़ी सी ईजी है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, वन लाइनर कोड, वन लाइन में कोड है सारा इसका, उसी में ही सारे आर्गूमेंट्स पास करने हैं हमने, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें स्टैटिकल एनालिसिस ज़्यादा होता है, उसमें आपके पास ग्राफ्स की वैरायटी थोड़ी कम है। इसमें ग्राफ्स की वैरायटी आपको नज़र आ रहा होगा कितने सारे ग्राफ्स हैं, तो ग्राफ की वैरायटी स्टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात इसमें यह कि ये जो है नंबर ऑफ स्टेटमेंट हमने कहा है कि इसमें कम होती है। कम्प्लेक्स, मैटप्लॉटलिब थोड़ी कम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि उसमें हर चीज़ का उसको स्टाइलिंग देने के लिए अलग से बताना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप जस्ट वन लाइन लिखोगे, उसी में स्टाइलिंग करनी है तो आप क्या करो, एक्स्ट्रा आर्गूमेंट पास कर दो, यानी वन लाइन में आपका सारा काम होगा। उसके बाद लेस कस्टमाइजेबल। अच्छा, अब मैटप्लॉटलिब का एक फ़ायदा भी है, उसमें कस्टमाइजेशन ज़्यादा है, इसमें कम है। यानी इसमें अगर वन लाइन का कोड है तो उसमें लिमिटेड आर्गूमेंट्स आपके पास होंगे, उन्हीं में आपने काम चलाना है अपना। हाँ, तो डेफिनेटली उस हवाले से बेटर वो है, लेकिन यहाँ पे वैरायटी ज़्यादा है। सम टाइम आपको कुछ ऐसे ग्राफ्स प्लॉट करने पड़ जाते हैं, जैसा कि हीट मैप कह लो या कोरिलेशन मैट्रिक्स, हम आगे पढ़ेंगे नीचे जाके, तो उसमें ये काम आती है। हाँ, कस्टमाइजेशन उसमें ज़्यादा है, क्यों? हाँ, डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज़ और भी है, ये दोनों लाइब्रेरी जो है ना एक साथ भी इस्तेमाल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे जब हम आपकी सीबॉन पढ़ेंगे ना, सीबॉन में हम बार प्लॉट बना रहे हैं, तो बार प्लॉट में हमने एक लाइन में कोड लिखना है, उसी में ही वो उसका एक्स लेवल वाई लेवल ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन कुछ उसके थोड़े आप ये समझ लो कि विजुअलाइजेशन अच्छी करने के लिए आप यहाँ पे मैटप्लॉटलिब भी यूज़ कर सकते हो, यानी दोनों एक साथ भी यूज़ हो सकती है। यानी मैटप्लॉटलिब की कस्टमाइजेशन सीबॉन में भी इस्तेमाल हो सकती है। बात समझ रहे हो कि हमने यूज़ सीबॉन की है अपने प्लॉट को बनाने के लिए, लेकिन कुछ फीचर्स हम मैटप्लॉटलिब के इस लाइब्रेरी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों को पैरेलल में भी यूज़ कर सकते हैं, अलग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस एनालिसिस के लिए, प्रैक्टिस एनालिसिस के लिए मैटप्लॉटलिब में आपने देखा होगा एक्स वाई हम हर किसी का सेपरेट ले रहे हैं, मतलब एक्स की वैल्यूज़ वाई की वैल्यूज़ जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमने लेनी है वो हम दोनों की सेपरेट ले रहे हैं। इसमें क्या है, प्रैक्टिस के लिए हमें इन्होंने बिल्ट इन डाटा सेट्स दे दिए हैं, यानी अंदर ही डाटा सेट्स दे दिए हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक डाटा सेट देखा था टाइटैनिक का, उसमें क्या था कि हमारे पास डाटा है, कितने सर्वाइव हैं, कितने पी क्लास से बिलोंग करते हैं, कितने बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली उस सिनेरियो में है कि आपके पास इसमें बिल्ट इन डाटा सेट्स मौजूद हैं। मैटप्लॉटलिब में क्या था, मैटप्लॉटलिब में ये था कि आप ये देखते थे कि उसमें आपको एक्स की वैल्यूज़ वाई की वैल्यूज़ खुद से देनी पड़ रही हैं अपना ग्राफ जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो ग्राफ जनरेट करने के लिए एक्स वैल्यूज़ और वाई वैल्यूज़ के लिए आपको वहाँ पे अलग अलग काम करना पड़ रहा है। इसमें ऐसा है कि इसमें भी आप एक्स वैल्यूज़ वाई की वैल्यूज़ खुद से दे सकते हो,
लेकिन प्रैक्टिस एनालिसिस के लिए बिल्ट इन डाटा सेट्स मौजूद हैं। जैसा कि टाइटैनिक का मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है कि अगर हम फर्स्ट करो इसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें तो इंपोर्ट करने के लिए क्या होगा, इंपोर्ट सीबॉर्न, आगे उसका शॉर्ट फॉर्म एसएनएस, जैसे लास्ट टाइम हमने मैटप्लॉटलिब का क्या लिया था, याद होगा, पीएलटी। तो इसमें भी हम एक क्या ले सकते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म ले सकते हैं एसएनएस, जैसे हमने पीडी लिया, एनपी लिया, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लेंगे हम, एसएनएस, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसके अंदर बिल्ट इन पहले से मौजूद डाटा सेट्स कौन कौन से हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल उस लाइब्रेरी को पास किया, उसका एक एट्रीब्यूट है गेट डाटा सेट अंडरस्कोर नेम्स। तो ये हमने टाइप करना है एट्रीब्यूट, और उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट जनरेट होगी जो ये बताएगी हमें कि हमारे पास बिल्ट इन डाटा सेट्स कौन कौन से हैं। मिसाल के तौर पे हमने किस पे काम किया था, टाइटैनिक पे, तो हमें टाइटैनिक की CSV फाइल की जरूरत नहीं है, वो पहले से इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। हमने क्या करना है, जस्ट उसको कॉल करना है यहाँ पे। और कौन कौन से हैं, टिप्स एक डाटा सेट है जो कि सब लोग खाना खाने जाते हो ना रेस्टोरेंट्स में, तो बाद में जो वेटर होता है उसको थोड़ी सी टिप दे देते हो, तो टिपिंग इन अ रेस्टोरेंट उसकी एक डाटा सेट है हमारे पास कि भाई हाँ जी कितने लोग हैं, कितने मतलब फीमेल्स कितनी है, मेल्स कितने हैं, वो डिनर करने जा रहे हैं, इस वीक में जा रहे हैं, इस डे को जा रहे हैं, कितनी टिप देते हैं, कितना उसकी मील की क्वांटिटी है वो ऑर्डर करते हैं। तो उस हवाले से बेसिकली आपके पास एक टिप्स का डाटा सेट भी है। इसके अलावा प्लानिट्स का भी एक डाटा सेट इसमें मौजूद है। आयरिस एक डाटा सेट है, आगे जाके इस पर मजीद काम करेंगे। ये बेसिकली फ्लावर का डाटा सेट है। आयरिस बेसिकली क्या होता है, एक फ्लावर होता है, ठीक है, इसमें भी यूज होता है। आयरिस एक डाटा सेट है जो फ्लावर के ऊपर बेस्ड है। लास्ट टाइम जो हमने नैपटेक पढ़ाया था उस पर हमने काफी सारा काम किया था इस पे, तो ये भी एक डाटा सेट है। इसके अलावा फ्लाइट्स, यानी जो हमारी फ्लाइट्स होती हैं उसके हवाले से डाटा सेट मौजूद है। एक्सरसाइज, यानी जो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उसका एक डाटा सेट मौजूद है। इसके अलावा कार क्रैशेस, यानी नंबर ऑफ कार क्रैशेस इन अ ईयर इन अ कंट्री, तो वो भी एक डाटा सेट इसमें पहले से ही मौजूद है। यानी आपको इन डाटा सेट्स के लिए अलग से CSV नहीं रिक्वायर्ड है, ये सारे डाटा सेट बिल्ट इन आपकी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। तो ये एक प्रैक्टिस एनालिसिस के लिए हमारे पास एक अच्छी ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। तो हम क्या उसमें डाटा सेट्स हो सकते हैं। आप आगे जाके डीप लर्निंग पढ़ोगे तो उसमें टेंसरफ्लो लाइब्रेरी है, उसके अंदर डाटा सेट मौजूद हैं। तो कुछ लाइब्रेरियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर पहले से डाटा सेट मौजूद होते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, मतलब वो रियल लाइफ सिनेरियोज से ही आपको मिले हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको बिल्ट इन डाटा सेट्स के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज़ खुद से नहीं लेंगे। हम कहते हैं कि हम ना एक डाटा सेट है, उसका नाम है टिपिंग इन अ रेस्टोरेंट, यानी लोग खाना खाने जाते हैं ना, टिप देते हैं, फीमेल्स कितना ज़्यादा दे रही हैं, मील की ऑर्डर कितना है, और उसमें किस किस दिन वो खाना खाना जा रहे हैं, फ्राइडे को, संडे को, सैटरडे को। तो ये सारा बेसिकली इस टिप्स डाटा सेट में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, खुद से एक्स वाई की वैल्यूज़ लेने के बजाय हम इस डाटा सेट को कॉल कर लेंगे सिंपल, क्योंकि ये चीज़ लाइब्रेरी के अंदर ही मौजूद है। लास्ट टाइम हमने टाइटैनिक पे काम किया था ना, उसके लिए मैंने आपको अलग से CSV फाइल दी थी, उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, सिंपल एक वेरिएबल लेंगे, उसका नाम रख देंगे टिप्स अपनी मर्जी से, और लाइब्रेरी कौन सी है, सीबॉर्न लाइब्रेरी है, और उसमें हमने लोड किया डाटा सेट को, कौन सा डाटा सेट, टिप्स, जो कि पहले से इसमें मौजूद है। अब ये डाटा सेट समझ आ गया इसके अंदर क्या है। मैंने इसको दोबारा रीड किया है, तो उसके लिए मैं लिख दूंगा टिप्स, तो मेरे पास ये पूरा डाटा सेट मेरे सामने आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हो, सबसे पहली जो आपके पास कॉलम है वो क्या बता रहा है आपको, टोटल बिल। यहाँ पे सारी वैल्यूज डॉलर में है, ठीक है। तो पहला जो बिल आया वो आया $16.99 का। टिप उसने $1 दी। क्या जेंडर था, फीमेल है। स्मोकर, मतलब बाज़ दफ़ा होता है ना रेस्टोरेंट में कुछ लोग जो है स्मोकिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो वो स्मोकिंग नहीं करती। डे कौन सा था, संडे का दिन था। टाइम कौन सा था, डिनर का वक्त था। और साइज उसने 2 ऑर्डर किए थे, मतलब मील का साइज बता रहे हैं कि उसने 2 बेसिकली डिश मंगवाई हैं अपने लिए, ठीक है। तो ये इस तरह की वैल्यूज इसके अंदर मौजूद है। तकरीबन 244 रोज हैं और 7 कॉलम है। देखो कॉलम तो 7 यहीं से हमें समझ आ रहे हैं, 7 कॉलम्स हैं और 244 रोज हैं, यानी हमारे पास 244 लोगों का डाटा मौजूद है इस टाइम, ठीक है। अगला जो एक हमारे पास जो एंट्री है वो है $10 बिल की।
10.34, उसमें उसने कितनी टिप दी? $1.6 उसने टिप दे दी। कौन था? मेल था, स्मोकिंग करता था, नहीं करता था, और डे कौन सा था? संडे का दिन, और टाइम कौन सा था? डिनर का, और उसने कितनी मील ऑर्डर की थी? 3। तो इसी तरह का डाटा सेट है। आपको समझ आ गया होगा कि मैं इसमें किस तरह का जो है आपके पास डाटा सारा मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सारे प्लॉट इसी डाटा सेट को यूज करके बनाएंगे। हमने एक्स की वैल्यूज खुद से नहीं लेनी, वाई की नहीं लेनी, जैसा कि हमने कल मैटप्लॉट में सारी यूज की थी। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बार प्लॉट से। बार प्लॉट क्या होता है, मैंने कल भी बताया था आपको। ठीक है, जैसे मैटप्लॉटलिब में बार बनते हैं, इसमें भी बार प्लॉट बनता है सीबॉर्न में। हम क्या, उसमें हमने क्या एक्स वाई की वैल्यूज खुद से ले ली थी 1 2 3 4। यहाँ पे हम इस डाटा सेट को यूज करेंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा ना आप रियल लाइफ सिनेरियोज की तरफ जा रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता बढ़, जैसे दिन हमारे गुजर रहे हैं नैपटेक में, तो हम आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं, रियल लाइफ सिनेरियो, क्योंकि ये सारा जो डाटा है ना, ये रियल है बेसिकली। और रियल ये किसी अमेरिका के रेस्टोरेंट में हुआ होगा ऐसा, उन्होंने सेव कर लिया और आगे इस लाइब्रेरी को एज अ डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि ये बेसिकली ओपन सोर्स है ना, प्रैक्टिस पर्पस के लिए, ताकि लोग एआई को सीखें या डाटा साइंस को सीखें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, बार प्लॉट बनाना है। मैंने पहले आपको क्या बताया कि ये सारे जो लाइब्रेरी है ये वन लाइनर है, यानी एक ही लाइन में आपका प्लॉट रेडी हो जाता है। तो बार प्लॉट बनाना है सिंपल, आपने लाइब्रेरी यूज की है, उसका एट्रीब्यूट डॉट बार प्लॉट यूज किया है और आगे एक पैरेंथेसिस लगा दी है। उस पैरेंथेसिस में आपने आर्गुमेंट पास करना है। अब वो डिपेंड करता है कि आप दो भी दे सकते हो, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज और मेन डाटा। डाटा क्या है हमारे पास? टिप्स, जो कि हमने वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, उसको पता चल जाएगा डाटा यहाँ से उठाना है। डाटा क्या है? टिप्स। एक्स की वैल्यूज हम कोई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे जेंडर ली है। वाई की वैल्यूज, इस कॉलम को मैंने एज अ वाई कॉलम यूज कर लिया। और उसके बाद कलर पैलेट। पैलेट क्या होता है? कलर पैलेट, यानी कलर कौन से देने हैं। कलर आप चूज कर सकते हो, मैंने दिया है येलो, ग्रीन और ब्लू। मुझे ये ज़्यादा पसंद है, मैंने ये वाला दे दिया। आप हॉट पिंक दे दो अगर पिंक ज़्यादा पसंद है, आप जो है उसको वार्म कलर दे दो, वो डिपेंड करता है। अब इसके लिए क्या करना है आपने कि कलर पैलेट्स कौन कौन से हैं। आप गूगल पे जाओ, गूगल पे लिखो सीबॉर्न कलर पैलेट्स लिस्ट, तो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि कौन कौन से कलर पैलेट जो हैं वो सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, उसमें आपके पास मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के साथ भी होंगे। वार्म हो सकता है, पिंक हो सकता है, या ग्रीनिश हो सकता है। मुझे ये वाला कलर पैलेट पसंद आया तो मैंने येलो ग्रीन, येलो का YL, ग्रीन का GN और ब्लू का BU, तो ये वाला कलर पैलेट मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। क्या? नहीं, कोमा नहीं है, इकट्ठा ही वर्ड है। ठीक है, एक साथ ही, लेकिन इसका पहला वर्ड कैपिटल लिखना है। Y कैपिटल है, G कैपिटल है और B कैपिटल है। ठीक है, तो ये वाला कलर पैलेट मैंने यूज कर लिया। आप मोबाइल यूज करते हो सारे, उसमें भी जब थीम सेलेक्ट करते हो तो उसमें कलर पैलेट का ऑप्शन आता है। अब जो नए फोन्स आ रहे हैं उसमें ये ऑप्शन मौजूद है। एंड्रॉइड 13 की बात कर रहा हूँ मैं, कि या 12 में भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं कि जो एंड्रॉइड 12 आया ना उसमें हम कलर पैलेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने थीम सेलेक्ट करनी है तो उसमें कौन सा कलर पैलेट चूज करना है। तो ये बेसिकली सिंपल एक कलर मैप ही है। ठीक है, ये समझ आइए यहाँ तक चीज़ आपको। अच्छा, अब जैसे ही हम एक लाइन में सारी चीज़ें बता देंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका बार प्लॉट आपके सामने आ जाएगा। बार प्लॉट सेम जैसे हमारे पास होता है, यानी हमने क्या लिया, जेंडर को एक्स पे लिया, टिप को वाई पे लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बार प्लॉट आ जाएगा। कि यहाँ पे डाटा सेट ये शो करता है कि जो मेल डिनर करने वाले लोग थे उनकी तादाद ज़्यादा है, जो फीमेल्स डिनर करने वाली थी उनकी तादाद यहाँ पे कम है। तो इस तरह का बार प्लॉट बन सकता है यूजिंग रियल लाइफ डाटा। अब ये डाटा रियल लाइफ है आपका, आपने एक्स वाई की वैल्यूज खुद से अज्यूम नहीं की है यहाँ पे। ये समझ आया बार प्लॉट कैसे बन रहा है? एक लाइन में प्लॉट तैयार हो गया आपके पास। आपका डाटा आया, आपने डाटा को एक वेरिएबल का नाम दिया और उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपल आर्गुमेंट सेट किए हैं। डाटा क्या है, टिप से एक्स हमने ले लिया, जेंडर को, वाई टिप को ले लिया और पैलेट हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आगे है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट हमने कल भी देखा था, स्कैटर प्लॉट क्या होता है। ठीक है, स्कैटर प्लॉट में हमने क्या करना है, सिंपल SNS डॉट स्कैटर प्लॉट और आगे वही चीज है, हमने क्या करना है, आर्गुमेंट पास करना है। आर्गुमेंट में सबसे पहला क्या होगा, डाटा जो हमारा यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद एक्स को, इस दफा मैंने एक्स जो टिप दी है इसको एक्स पे लिया है और वाई एक्सिस पे किसको लिया है, टोटल बिल, जो टोटल बिल की लिस्ट है मेरी। और उसके बाद ह्यू, ह्यू क्या चीज है, किसी को आइडिया हो ह्यू का? ह्यू बेसिकली आपका ना कलर का एक पैटर्न होता है जो कि ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है। ठीक है,
ये एक बेसिकली कलर की प्रॉपर्टी होती है, जो हम कलरिंग कर रहे होते हैं ना, उस कलर की एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम ह्यू है, और वो क्या करता है आरजीबी के हिसाब से ऑटोमेटिकली कलर की सिलेक्शन कर देता है उसको। तो ह्यू बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, जो डे है, डे हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से हैं, इस डाटा सेट में हमारे पास 4 दिन है, संडे है, सैटरडे है, फ्राइडे और थर्सडे। तो वो क्या करेगा, चारों डेज को ह्यू की रिस्पेक्ट से ऑटोमेटिकली कलर अपॉइंट कर देगा, ठीक है, रैंडमली। अब आगे मैंने क्या लिया, साइज। साइज क्या है, मील का साइज, यानी हम उसने जो मील ऑर्डर किए, उसने 2 डील ऑर्डर किए हैं या 3 डील ऑर्डर किए हैं, तो वो बेसिकली साइज यहाँ पे लिया है। और फाइनली पैलेट, यानी यहाँ पर भी मैंने कौन सा पैलेट सेलेक्ट किया है, येलो, ग्रीन और ब्लू, क्योंकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे लग रहा था, तो आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्कैटर प्लॉट आ जाएगा जिसके अंदर सारी वैल्यूज मौजूद होंगी एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास लेजेंड आ जाएंगे। अब देखो लेजेंड यहाँ पे हमने खुद से नहीं दिए, ना ही कोई एक्स लेबल दिया, ना ही कोई वाई लेबल दिया, ना ही कोई टाइटल दिया, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इसके अंदर मौजूद होंगी। तो ये फ़ायदा है सीबॉर्न का मैटप्लॉटलिब पे थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते हैं बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट कल भी देखा था क्या होता है। बॉक्स प्लॉट बेसिकली स्टैट एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, इसमें भी बॉक्स प्लॉट बनता है। सिंपल आपके पास क्या करना है, आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, आगे एट्रीब्यूट यूज करना है बॉक्स प्लॉट का, और सिंपल आर्गुमेंट्स पास करने हैं। पहला आर्गुमेंट क्या होगा, डाटा। डाटा कौन सा है हमारे पास, टिप्स। उसके बाद बॉक्स प्लॉट में डे। अब इस दफा मैंने डे को एक्स एक्सिस पे ले लिया। ये वैल्यू चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो कि आप किसके ऊपर काम करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे डे को लिया, वाई एक्सिस पे मैंने किसको लिया, टोटल बिल को, और इसमें भी ह्यू मैंने इस दफा जेंडर को चूज किया कि मेरा जो जेंडर है मेल और फीमेल, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वो ह्यू की सेपरेशन कर दे, यानी ऑटोमेटिक कलरिंग कर दे उसकी। और उसके बाद कलर पैलेट अगेन मैंने वही सेम लिया, येलो ग्रीन आप कोई और ले सकते हो। तो जैसे ही इसको रन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एक बॉक्स प्लॉट आ जाएगा। अब इस बॉक्स प्लॉट में मैंने मेल और फीमेल के 2 बॉक्स आए हैं बेसिकली। तो ये क्या डिनोट करते हैं कि जो हायर ऑर्डर और लेफ्ट ऑर्डर और बीच वाली वैल्यू क्या डिनोट करती है, मीडियन यानी एवरेज वैल्यू। तो बॉक्स बेसिकली एक स्टैटिक एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कल भी हमने इस पर थोड़ा सा डिस्कशन की थी। आगे हमारे पास आता है स्ट्रिप प्लॉट। स्ट्रिप प्लॉट बिल्कुल सेम होता है जैसे हमारे पास बार प्लॉट है। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ ये है कि वहां पे आपके पास सॉलिड बार्स होती हैं, इसमें आपके पास सॉलिड बार्स नहीं होती, इसमें आपके पास स्ट्रिप्स होती हैं स्कैटर की। होता वो भी बार प्लॉट ही है। आपके पास जो स्ट्रिप प्लॉट है ना बेसिकली एक बार प्लॉट ही है, लेकिन फर्क क्या है कि जो बार्स है वो स्कैटर फॉर्म में है, यानी स्कैटर डॉट की फॉर्म में। सिर्फ इतना ही फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। करना किस तरह से, स्ट्रिप प्लॉट का एट्रीब्यूट है, आगे डाटा ले लिया, एक्स वाई, दोबारा और जेंडर मैंने ले लिया और कलर पैलेट यूज करेंगे तो इस तरह का एक बार प्लॉट आएगा जो कि स्कैटर फॉर्म में होगा, सेम है, ठीक है। उसके बाद वायलन प्लॉट, जैसे नाम से जाहिर है एक वायलन आपके सामने आ जाएगा। तो ये जस्ट वेराइटीज हैं, इसमें परेशान नहीं होना। बेसिकली क्या होता है, वायलन प्लॉट बिल्कुल वही सिनेरियो है जो कि बॉक्स प्लॉट का है। बॉक्स में आपके पास बॉक्स बन के सामने आ जाता है, वायलन में बस सिर्फ आपके सामने एक वायलन शेप का प्लॉट आपके सामने आ जाएगा। सिनेरियो बिल्कुल सेम है। आपने क्या करना है, वायलन प्लॉट का ऑर्डर लेना है। डेटा टिप से एक्स, हम डे को इस दफा हमने एक्स पे लिया है और वाई एक्सिस पे टिप को लिया है। टिप क्या है कि कितनी टिप दी है किसी ने, और उसके बाद ह्यू इस दफा मैंने स्मोकर कि वो स्मोक करते हैं या करती है, और इसके बाद कलर पैलेट सेम है मेरे पास। तो मैं क्या होगा आपके सामने एक वायलन प्लॉट, सेम बॉक्स प्लॉट की तरह है, सिर्फ शक्ल उसकी वायलन की तरह। वायलन जो गिटार होता है बेसिकली, ठीक है। उसमें क्या वैल्यूज हैं, ये मिनिमम होगी, ये मैक्सिमम होगी। बीच का जो डॉट है वो रिप्रेजेंट करेगा मीडियन को जो कि एवरेज वैल्यू है, और नीचे वाली जो आपकी लाइन है वो 25% को शो करेगी और ऊपर वाली 75% को। सिमिलर है जैसे बॉक्स प्लॉट था, सिर्फ शेप चेंज है बस, ठीक है। उसके बाद अगला है डिस्ट प्लॉट। डिस्ट प्लॉट का दूसरा नाम है हिस्टोग्राम, ठीक है। अब हिस्टोग्राम कल हमने पढ़ा था। डिस्ट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। अब कल मैंने हिस्टोग्राम की डेफिनेशन क्या बताई थी, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन्होंने इसको डिस्ट ही कह दिया है, ठीक है। तो आप डिस्ट प्लॉट कह लो, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कह लो या हिस्टोग्राम कह लो, तीनों एक ही बात के नाम है। तो आपने करना किस तरह से, डिस्ट प्लॉट, टी नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। डिस्ट प्लॉट लिया, आगे डाटा डाला, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। वाई इस दफा आप खुद से नहीं ले सकते, बिन्स। कल मैंने बताया था कि हिस्टोग्राम में बिन्स की वैल्यूज होती है। बिन्स क्या है, एक बकेट है, वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई
10 पे चली गई, 10 से स्टार्ट हुई 20 पे चली गई। तो ये बिन्स आपने अपनी मर्जी से लेनी है कि 20 30 क्या लेना है आपने। इसके अलावा एक और चीज़ है केडी। केडी क्या है? ये बेसिकली आपके पास डायमेंशन एनालिसिस है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके पास हिस्टोग्राम आता है। हिस्टोग्राम कैसा था? इस तरह से था ना। अब मैं चाहता हूं कि इस हिस्टोग्राम के ऊपर मेरे पास एक लाइन आ जाए जो कि उसके एजिस को रिप्रेजेंट करती है। वो लाइन बेसिकली इज कॉल्ड केडी। ठीक है, समझ आया? अब ये लाइन नहीं चाहिए तो आप इसको लिखो ही नहीं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है, आगे ट्रू कह दिया उसको, तो यानी ये लाइन भी मुझे नजर आएगी हिस्टोग्राम के साथ, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस हिस्टोग्राम के एजिस कौन से हैं। ठीक है, तो समझ आया यहाँ तक? अच्छा, आगे चलते हैं। आगे है काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट भी सेम जो है वो आपका बार प्लॉट जैसा ही है। लेट्स से यहाँ पे उन्होंने कहा है कि काउंट प्लॉट में डाटा लिया हमने, एक्स एक्सिस की वैल्यू, ह्यू की वैल्यू और आगे पैलेट दिया, तो काउंट प्लॉट आपका कैसे आ जाएगा? जैसे यहाँ पे ये बिल्कुल सिमिलर एनालिसिस है जैसे हमारा हिस्टोग्राम बनता है, कोई फर्क नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है कि काउंट प्लॉट के साथ आपको ये बताता है कि काउंट प्लॉट में क्या होता है कि जैसा कि ये पेयर वैल्यूज आ जाती हैं। अब ये पेयर किसका है? मेल फीमेल का पेयर है कि मेल लोगों ने कितनी टिप दी या फीमेल लोगों ने कितनी टिप दी, तो वो पेयर के साथ चल रहा है। तो काउंट का मतलब जस्ट डिफरेंस इतना ही है कि आपके पास जो बार प्लॉट होता है ना, वो सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो काउंट प्लॉट है वो आपका किसी पेयर को, अब पेयर 2 या 3 का भी हो सकता है, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बनता बिल्कुल बार प्लॉट की तरह ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ज्वाइंट प्लॉट। ज्वाइंट प्लॉट का नाम ही है कि दो प्लॉट्स को ज्वाइन किया जा रहा है। मैं कहता हूँ एक ही फिगर में मुझे ये वाला प्लॉट हेक्सागोन भी मिल जाए और बार भी मिल जाए, तो उसको ज्वाइंट प्लॉट कहते हैं। तो अब करना किस तरह से? ज्वाइंट प्लॉट का नाम है, डाटा लिया है, एक्स एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू, काइंड यहाँ पे देना जरूरी है कि आपकी मेन फिगर कौन सी होगी, कि दो आपने प्लॉट्स को जोड़ना है। मैं कहता हूँ कि मेन फिगर मेरी हेक्सागोन बिन प्लॉट होगी। अगर हेक्सागोन नहीं लेनी तो यहाँ पे स्कैटर दे दो, और आगे दूसरी जो है वो ऑलरेडी आपकी बारी होती है। पहली आपने खुद सेलेक्ट करनी है कि आपने पहली फिगर कौन सी देनी है, क्योंकि दो प्लॉट्स को ज्वाइन कर रहे हैं ना हम आपस में। पहली आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, तो उसके लिए काइंड का जो है यहाँ पे वो जो है बेसिकली वैल्यू यूज होती है, उसमें आप अपनी मर्जी का उसको की आर्गुमेंट दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेक्स दिया, अगर आपको स्कैटर चाहिए आप स्कैटर दे दो, कोई और चाहिए लाइन दे दो, और आगे कलर पैलेट मैंने सेम यूज किया हुआ है। तो आप होगा क्या, बेसिकली आपके पास एक ज्वाइंट प्लॉट कैसे आएगा? आपकी मेन फिगर जो आएगी हेक्स की, मैंने यहाँ पे हेक्सागोन बिन प्लॉट जो मुझे सामने नजर आ रहा है, और उसकी लेफ्ट और अपर साइड पे मुझे बार प्लॉट भी नजर आ जाएगा, उसी का मतलब उसी के वाई एक्सिस की और एक्सिस की वैल्यू। तो ये क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली दो प्लॉट्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज हो गई। आगे हमारे पास अगेन केडीई और रग प्लॉट। केडी मैंने आपको अभी समझाया क्या होता है कि बेसिकली जो हमारे पास हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम में जो हमारे पास एजिस की वैल्यू लेनी होती है, उनके ऊपर हमें लाइन चाहिए, तो हम केडी प्लॉट बनाते हैं। अब रग प्लॉट क्या होता है? बार कोड का नाम सबने सुना होगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक ही ग्राफ पे मुझे मेन ग्राफ मिल जाए और उसके साथ उसका एक बार कोड की फॉर्म में भी ग्राफ मुझे नजर आ जाए। तो बेसिकली आपका जो रग प्लॉट है वो एक बार कोड प्लॉट है। ठीक है, उसी वैल्यूज का। तो करना किस तरह से, आपने सिंपल केडी प्लॉट बनाना। अच्छा, केडी प्लॉट आप सेपरेट भी बना सकते हो, या तो आप इसी में आर्गुमेंट पास कर दो, तो वो क्या करेगा, इसी के ऊपर एनालिसिस कर देगा। अगर अलग से चाहिए आपको कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो कर्व है वो मिले, अंदर का डाटा मुझे यहाँ पे बार की फॉर्म में ना मिले, तो आप सिंपल केडी प्लॉट के नाम से उसको डिनोट करोगे और आगे डाटा दे दोगे और एक्स एक्सिस की वैल्यू, क्योंकि वो सारी वैल्यूज एक्स एक्सिस के अराउंड ही आ रही होती हैं। ठीक है, और रग प्लॉट मैंने क्या बताया, ये एक बार कोड होता है बेसिकली। तो क्या होगा, हमारे पास इस तरह की एक एज आ जाएगी और उसी के नीचे उसके रग्स बेसिकली आप कह लो बार कोड की फॉर्म आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये दोनों प्लॉट आप बना सकते। अच्छा, रग प्लॉट जो है ना, ये किसी के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो आप। लेट से अगर आपने स्कैटर प्लॉट बनाया है, तो इसी स्कैटर प्लॉट के साथ, जैसे यहाँ पे बना हुआ है ना, तो यहाँ पे SNS डॉट रग कर दोगे तो उसी प्लॉट के नीचे उसकी रग्स आ जाएंगी, यानी उसके बार कोड्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब एक और प्लॉट है पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट का नाम थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा ज्वाइंट के साथ। ज्वाइंट में ये होता है कि दो प्लॉट्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हो। पेयर प्लॉट ये होता है कि पूरे डाटा सेट का ओवरऑल एनालिसिस। ठीक, कैसे?
मिसाल के तौर पे ये डाटा सेट है, मैं कहता हूँ कि मुझे सारी वैल्यूज जितने भी चार्ट्स होते हैं ना उनका एक समरी दे दे। तो समरी हासिल करने के लिए हम पेयर प्लॉट बनाते हैं। जैसे ही पेयर प्लॉट बनाओगे आपके पास ना इस तरह का एक एनालिसिस आपके सामने आ जाएगा, ये वाला, कि एक सिंगल फिगर में जितने भी प्लॉट्स होते हैं वो सारे आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, उसे कहते हैं पेयर प्लॉट। करना किस तरह से, पेयर प्लॉट आगे डाटा दिया, अब आगे मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यू नहीं दी है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इस पूरे डाटा सेट का प्लॉट बनाना है, चाहे वो स्कैटर फॉर्म में हो या बार फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, एक ही फिगर के अंदर सारे प्लॉट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ डाटा दूंगा और मैंने यहाँ पे ह्यू सेट कर दिया और कलर पैलेट सेट कर दिया। ठीक है, और तुम क्या करेगा, आपको कोई 8-10 कटी फिगर्स प्रोवाइड कर देगा एक सिंगल पिक्चर के अंदर, यानी 8-10 कट्ठे प्लॉट आ जाएंगे आपके पास। तो इस तरह से आपके पास जितने भी आपके डाटा सेट के रिलेटेड प्लॉट होंगे वो एक ही फिगर में आ जाएंगे, तो उसे कहते हैं पेयर प्लॉट। और फाइनली हमारे पास कह लो कि शो स्टॉपर या कह लो कि मेन प्लॉट, जिसके आगे ऊपर हमारी जो है ना पूरी मशीन लर्निंग बेस करती है या कह लो कि डीप लर्निंग बेस करती है, उसका नाम है मैट्रिक्स प्लॉट या हीट मैप कहते हैं, या तीसरा नाम इसका है कोरिलेशन मैट्रिक्स, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो 3-4 नाम है, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नाम यूज़ होते हैं। हीट मैप कह लो या मैट्रिक्स प्लॉट कह लो, कोरिलेशन मैट्रिक्स कह लो या कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कह लो। तो ये एक ही प्लॉट के 4 नाम है। ठीक हो गया। अब बनाना कैसे, इसके लिए ये वाला डाटा सेट हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें ना हमारे पास इंटीजर वैल्यूज कम है। कितनी है, एक तो टोटल बिल की है, टिप की है और साइज की है, दैट्स इट। बाकी तो सारी हमारे पास इंटीजर वो हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। तो इसके लिए हम दूसरा सेट बुलाएंगे, कहाँ से, इसी सीबॉर्न लाइब्रेरी से। लेट से मैं कहता हूँ टाइटैनिक पे हमने काम किया, ठीक है, टाइटैनिक डाटा सेट पे हमने काम किया है। तो टाइटैनिक डाटा सेट में इंटीजर वैल्यूज ज़्यादा हैं, अगर आप उसको देखो, हमने उस पर काम भी किया हुआ ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइटैनिक डाटा सेट को कॉल कर लेंगे। कॉल करने का तरीका क्या है, सिंपल, टाइटैनिक आपने एक बनाया वेरिएबल, उसमें लाइब्रेरी सीबॉर्न की और लोड कर दिया डाटा सेट को, नाम दे दिया टाइटैनिक का, जो कि यहाँ पे जो स्पेलिंग होगी इस स्पेलिंग का ख्याल रखना है आपने। उसके बाद आप देख भी सकते हो उसको हेड करके, जैसा कि पांडास हमने पढ़ी थी कि पहली रोज कितनी है, आखिरी रोज में क्या डाटा है। तो बेसिकली उसमें यही था ना कि कितने सरवाइव कर गए, कितने जो है वो दुनिया से चले गए, और कौन लोग थे जो कि अपर क्लास में थे, लोअर क्लास में थे, टिकट नंबर क्या है। तो ये सारा डाटा इस डाटा सेट में मौजूद है। अब सबसे पहले क्या करना है, 2 ऑप्शन हैं आपके पास, या तो डायरेक्ट इसी के बाद फॉरन प्लॉट कर दो। अगर तो इसके बाद फॉरन प्लॉट करोगे तो वो मैट्रिक्स प्लॉट कहलाएगा, या फिर उसको हीट मैप कहेंगे, या फिर इन्हीं सारे जितने भी आपका डाटा सेट है ना, इन वैल्यूज की कोरिलेशन ले लो। कोरिलेशन क्या होती है, 2 वैल्यूज की आपस में अंडरस्टैंडिंग को कोरिलेशन कहते हैं। इसके ऊपर डिटेल बात भी करेंगे स्टैट के लेक्चर में ना। फिलहाल अभी आप ये समझो कोरिलेशन क्या होती है। कोरिलेशन होती है किसी 2 वैल्यूज की आपस में अंडरस्टैंडिंग, उसको कहा जाता है कोरिलेट करना। तो या तो क्या करो, पूरे डाटा सेट का कोरिलेशन मैट्रिक्स बना लो, ठीक है, यानी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के ऊपर कितना डिपेंड करती है, ठीक है। तो उसका हम क्या करेंगे, कोरिलेशन मैट्रिक्स बना लेंगे। बनाएंगे कैसे, सिंपल, एक लाइन से आपने क्या करना है, सिंपल एक एक्स वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर टाइटैनिक जो कि आपका डाटा सेट है, डॉट के बाद CORR, कोर, जो कि रिलेट कर रहा है कोरिलेशन से, सिंपल लिखना है, और आगे ब्रैकेट में एक आर्गुमेंट पास करना है कि न्यूमेरिक वैल्यूज को ट्रू कर दे। कुछ हो सकता है उसमें कुछ इंटीजर वैल्यूज हो, कुछ आपके पास बुलियन वैल्यूज हो, या हो सकता है कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज हो, वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज चाहिए, या फिर जो है फ्लोट वैल्यूज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली और आगे ट्रू कर देंगे। तो वो क्या करेगा, जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी उनका कोरिलेशन मैट्रिक्स जनरेट करके आपको एक ही लाइन में दे देगा। अब मैंने कोरिलेशन बताया क्या है, 2 वैल्यूज का आपस में अंडरस्टैंडिंग या उनकी जो आपस में एक कोरिलेशन जो बनता है दोनों के दरमियान। तो जैसे ही मैट्रिक्स बनाओगे ना, उसको चेक भी कर सकते हो एक्स करके। अब एक्स में आपको बता देगा कि हाँ जी ये सारे मैट्रिक्स हैं, और ये सारी न्यूमेरिक वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। अब उन न्यूमेरिक वैल्यूज के जरिए आप डिनोट नहीं कर सकते कि हाँ जी एक बंदा जो पेरेंट्स के साथ था या अपर क्लास में था, उसके बचने के चांसेस ज़्यादा थे टाइटैनिक में, या फिर एक बंदा जिसने टिकट ली थी लोअर क्लास की, उसके चांसेस ज़रा कम थे बचने के। तो ये रिलेट करना एक मैट्रिक्स के अंदर, एक न्यूमेरिक डाटा के अंदर मुश्किल होता है।
तो इसको आप बनाओगे हीट मैप में, यानी उसको एक फिगर में कन्वर्ट करोगे तो आप आसानी से देख सकते हो कि जो बंदा पेरेंट्स के साथ था वो ज़्यादा आसानी से बच गया, या मिसाल के तौर पे जो फीमेल्स, उन्होंने कहा था ना, देखी सबने टाइटैनिक? नहीं देखी हुई। उसमें उन्होंने सबसे पहले ऑर्डर क्या जारी किया था कि जो छोटे बच्चे हैं और जो फीमेल्स हैं उनको सबसे पहले बाहर निकालो, बाद में जो है मेल्स जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि जो छोटे बच्चे हैं और जो फीमेल्स हैं उनकी बचने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, चांसेस, यानी प्रोबेबिलिटी, अगर लेक्चर आगे पढ़ेंगे हम, उनके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उनको पहले भेज दिया है, छोटी छोटी कश्तियाँ निकाली उन्होंने, उनमें डाला और सबको भेज दिया। अब जो बाकी जो लोग रह गए वो सारे कौन थे? मेल। उनकी फिर प्रोबेबिलिटी कम हो गई। अब जाहिर है वो तो पानी तो भरना शुरू हो गया था ना टाइटैनिक में, तो हुआ क्या कि बेसिकली उनकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई। तो इस चीज़ को न्यूमेरिक डाटा में जज करना तो मुश्किल है क्योंकि हमने कोरिलेशन तो बना दिया कि जो लोग अपने छोटे बच्चों के साथ थे उनको पहले निकाल दिया। आपने अगर वो सीन देखा हो कि वो एक बंदा क्या करता था, किसी बच्चे को उठा के ना, हाँ जी ये मेरा बेटा है, मुझे जल्दी निकाल दो यहाँ से, इस तरह की 2 नंबरियाँ भी अगर देखिए तो देख लेना, कोई मसला नहीं है, आज रात जाके देख लेना, ठीक है, ताकि आपको ये डाटा सेट समझ आ जाए। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी जज की जा रही है कि ये बंदा अगर छोटे बच्चों के साथ है इसको जल्दी निकाल दो, अगर मेल है तो उसको बाद में निकालो, अपर क्लास का है तो जल्दी चला जाएगा, लोअर क्लास का है तो देर में जाएगा। तो इस डाटा का कोरिलेशन तो बना दिया हमने, लेकिन उसको न्यूमेरिक फॉर्म में जज करना मुश्किल है। अगर उसको पिक्टोरियल व्यू दिया जाए तो जज करना आसान है। तो अब हमारा कोरिलेशन मैट्रिक्स बन गया। अब हमने करना क्या है? हमने उसका हीट मैप बनाना है, या दूसरे अल्फाज में कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाना है। तो बनाएंगे कैसे? लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, आगे एक एट्रीब्यूट है हीट मैप, और आगे हमने क्या करना है? सिंपल आर्गुमेंट्स पास करने हैं। एक्स क्या है आपका? ये वाला कोरिलेशन मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद एनोटेशंस देनी है, यानी उसके अंदर वैल्यूज भी आ जाएं, यानी कितने चांसेस हैं, कितने % चांसेस हैं, वो सारे शो करें। बाज़ दफ़ा ये होता है अगर आप ये वैल्यू नहीं देते ना, मैट्रिक्स फिर भी बन जाएगा आपका, हीट मैप फिर भी बन जाएगा, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी के चांसेस नहीं होंगे, मतलब इतने % चांसेस हैं, तो ये देना ज़रूरी है। और सी मैप क्या है? कलर मैपिंग। कलर मैपिंग आप ये वाली भी दे सकते हो, येलो, ग्रीन, ब्लू, लेकिन मैंने यहाँ पे डिफरेंट करने के लिए कूल वार्म की कलर मैपिंग या पैलेट कलर वो है वो चूज़ किया है। तो जैसे ही इसको रन करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक कोरिलेशन मैट्रिक्स आएगा। ये यहाँ तो बुरा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको रन करोगे तो बड़ा कलरफुल सा आता है ये। तो इसमें क्या होगा? एक अपर ट्राइंगल है, एक लोअर ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंदर वैल्यूज होंगी ना सारी, ये कुछ % की वैल्यूज होंगी जो कि प्रोबेबिलिटी को जाहिर कर रही हैं। कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बनाई है कि जो लोग पेरेंट्स के साथ हैं, सिबलिंग्स, बच्चे, वो उनकी प्रोबेबिलिटी बचने की ज़्यादा है, 0.4% है। तो ये बेसिकली इस तरह जज करना आसान है रादर देन कि आपको न्यूमेरिक डाटा में जज किया जाए। तो जब आप अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तो आपको ये बड़ा बेकार सा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको बनाओगे बड़ा कलरफुल आता है ये, तो वहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन लोग किसके साथ हैं। कोरिलेशन करोगे ना दोनों की, कि ये पेरेंट्स हैं और इनके पास बच्चे भी हैं, तो ये जल्दी इनके बचने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जांपल थी टाइटैनिक के साथ। अब इसका एक छोटा सा टास्क भी है। टास्क मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिया है। डिफरेंट इस फॉर्म में है कि मैंने इस डाटा सेट में से कोई नहीं लिया। मैंने आपको ग्रुप में एक फाइल सेंड की है जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग .csv। उसमें डाटा है 2014 तक का, कि बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार कौन है। तो वो कंट्रीज़ ही होंगे, ज़ाहिर है, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, मुख्तलिफ कंट्रीज़ का डाटा है उसके अंदर, और उसका आपने हीट मैप बनाना है। कोरिलेशन मैट्रिक्स नहीं बनाना। कोरिलेशन मैट्रिक्स बनता है कोरिलेशन लेने के बाद। इससे पहले अगर आप जनरेट कर दोगे ना हीट मैप, तो वो सिंपल मैट्रिक्स प्लॉट होता है, वो वाला प्लॉट बनाओगे और उससे जज करो, बताओगे कि कौन सा कंट्री है जो 2014 के डाटा के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार है, ठीक है। तो डाटा मैंने आपको दिया है, हीट मैप एक लाइन में बन जाएगा। ये सारे काम एक लाइन में हो जाएंगे, बहुत लेंथी नहीं है, लेकिन जब आप बनाओगे तो प्लॉटिंग में मजा आएगा, ठीक है। यहाँ का लेक्चर आज एंड होता है।